नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। रंग ला रहा है आतंक पर एक्शन, कश्मीर में हमले घटे और घुसपैठ में हुई है बड़ी गिरावट। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, पराग अग्रवाल के सीईओ पद संभालते ही एक्शन में ट्विटर पर्सनल फोटोज वीडियोज़ को लेकर लगाए नए प्रतिबंध। इसके बारे में आपको बताएंगे। ताबड़तोड़ एक्शन, पाकिस्तानियों में मचा है हड़कंपियां। ट्विटर के भारतवंशी के ट्विटर सीईओ बनने के बाद पाकिस्तानियों में जमकर मजाक उड़ा रहे हैं अपना ही। तीसरी बड़ी अपडेट, चीन की खुली पोल, शिनजियांग में उइगरों के दमन में शी जिनपिंग सहित टॉप चीनी नेताओं का हाथ। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा एक्शन की तैयारी में। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अफगानिस्तान में अधिकारों के हनन पर अमेरिका ने चिंता जताई है, कहा फिर से करेंगे स्ट्राइक। तो एक एक करके बताएंगे। जहां पे आतंकवाद जैसा खतरा है, रूस, चीन और ईरान, यूके की इंटेलिजेंस ने विवादित बड़ा बयान दे दिया है, वो भी आपको बताएंगे। इसराइल और फलस्तीन के बीच एक बार फिर से हिंसा भड़कने वाली है, यूएन ने अलर्ट किया है। और इस बीच पाकिस्तान चीन की नापाक हरकतों पर होगी बाज की नज़र, आसमान में तैनात होंगे सूडो सैटेलाइट। तो दोस्तों, ये भी बताएंगे। एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, रंग ला रहा आतंक पर एक्शन, कश्मीर में हमले घटे और घुसपैठ में भी हुई है बड़ी गिरावट। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का असर दिखने लगा है और अब न सिर्फ आतंकी हमलों में गिरावट आई है, बल्कि घुसपैठ के मामलों भी घटे हैं। सरकार ने बुधवार को संसद में इसकी जानकारी दी है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया है कि इस साल अब तक घुसपैठ के सिर्फ 28 ही मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि बीते सालों की तुलना में काफ़ी कम है। गृह मंत्रालय के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2018 में घुसपैठ के कुल 143 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल नवंबर महीने तक ये आंकड़ा सिर्फ 28 तक सिमट गया है। वहीं गृह मंत्रालय ने इस बात बताया है कि साल 2018 में घाटी में आतंकवाद से जुड़े कुल 417 मामले सामने आए हैं और इस साल नवंबर माह के आंकड़ों को देखें तो यही संख्या 244 हुई है। आपको बता दें कि लगातार जो है वो आतंकी कहीं ना कहीं कमी ही हो रही है जम्मू कश्मीर में। सुरक्षा बलें और चौकन्ना है और ताबड़तोड़ सफाया जारी है। अगले अपडेट, ट्विटर के आपको बता दें, पराग अग्रवाल के सीईओ पर संभालते ही एक्शन में ट्विटर आया। पर्सनल फोटोज़ वीडियोज़ को लेकर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए, तो पाकिस्तानी जो है वो अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बनते ही एक्शन में आ गए हैं। निजी सूचना सुरक्षा नीति के मंगलवार को नया अपडेट कर दिया, ताकि निजी व्यक्तियों की सहमति के बिना उनकी तस्वीरों या वीडियोज़ को साझा करने की अनुमति किसी अन्य को नहीं दी जा सके। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से सूचित किया है कि जब कंपनी अपनी निजी सूचना नीति के दायरे का विस्तार कर रही है, जिनमें निजी मीडिया में तस्वीरें एवं वीडियोज़ को शामिल किया गया है, आप कोई भी यूज़र दूसरे यूज़र के वीडियोज़ और फोटोज़ को बिना उनकी अनुमति भेज देते थे। और फोटो और वीडियोज़ को लेकर कंपनी की ओर से लिए गए फैसले का मकसद उत्पीड़न विरोधी नीतियों को और मजबूत करना और महिला यूजर्स को सुरक्षित रखना। ट्विटर ने आगे कहा है कि पर्सनल वीडियोज़ जैसे कि चित्र या वीडियो साझा करना संभावित रूप से किसी व्यक्ति की गोपनीयता या उल्लंघन कर सकता है। इसमें भावनात्मक या शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। सोशल मीडिया फर्म ने पहले ही उपयोगकर्ता को दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे उनका पता या स्थान, पहचान दस्तावेज, गैर सार्वजनिक संपर्क जानकारी, वित्तीय जानकारी या चिकित्सा डाटा साझा करने से प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि दोस्तों, पराग अग्रवाल के ट्विटर के सीईओ पद संभालते ही अब चर्चा में है खास करके सुषमा स्वराज का वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने डॉक्टर दिए, इंजीनियर दिए हैं, तो पाकिस्तान ने कहा अब हमने टेररिस्ट दिए और टेरर कैंप दिए हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया में उड़ रहा है और पाकिस्तानी जो है वो स्वयं अपना मजाक बनाते दिखाई दे रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान में अधिकारों का हनन पर अमेरिका ने जताई चिंता, तालिबान से जरूरी कदम उठाने को कहा। दोस्तों, अमेरिकी अधिकारियों ने मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है और तालिबान से अफगानों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट ने दोहा में तालिबान के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक वरिष्ठ अंतर एजेंसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बयान में कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने मानवाधिकारों के हनन के आरोपों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और तालिबान से सभी अफगानों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया है। अमेरिका ने तालिबान से सामान्य माफी की अपनी नीति को बनाए रखने और लागू करने और समावेशी और प्रतिनिधि सरकार बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने को भी आग्रह किया।
चर्चा के दौरान प्राइस ने यह भी कहा है कि अमेरिका ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि तालिबान के खिलाफ प्रतिबंध अफगान नागरिकों की वाशिंगटन से मानवीय सहायता प्राप्त करने की क्षमता सीमित न करे। एक और अपडेट, चीन की खुली पोल, शिनजियांग में उइगुरों के दमन में शी जिनपिंग सहित टॉप चीनी नेताओं का है हाथ। लीक हुए चीनी डॉक्यूमेंट से पता चला है कि शिनजियांग क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी जुल्म के पीछे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अहम रोल रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि जिनपिंग पूरे अभियानों को निर्देशित कर रहे थे। इन लीक डॉक्यूमेंट की कॉपीज उइगर ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर भी पोस्ट की गई है। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स के 2017 के बीच की है। इन डॉक्यूमेंट्स में शी जिनपिंग सहित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई टॉप नेताओं के भाषण हैं, जिनमें शिनजियांग पर विशेष फोकस रखा गया है। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक शी जिनपिंग ने अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ते धार्मिक प्रभाव को लेकर चेतावनी भी दी है। उन्होंने शिनजियांग में जनसंख्या संतुलन पर जोर दिया है। शिनजियांग पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों और हान चीनी आबादी के बीच संतुलन बनाने की बात कही है। लेकिन आपको बता दें कि चीन को लेकर ये रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली। एक और अपडेट, आतंकवाद जैसा खतरा है रूस, चीन और ईरान, यूके इंटेलिजेंस का बड़ा बयान। दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि एक बार फिर से ब्रिटेन के इंटेलिजेंस ने चाइना को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उसे आतंकवाद की श्रेणी में रखा है और उसे सबसे बड़ा खतरा बताया है, ईरान को भी और रशिया को भी। दरअसल ब्रिटेन की खुफिया सेवा का प्रमुख बनने के बाद रिचर्ड मूर ने अपने संबोधन में खतरे की अलग अलग प्रकृतियों के बारे में बताया है। मूर ने कहा है कि चीन की खुफिया एजेंसियां हमारी सिंगल प्राथमिकताओं में शुमार हैं। चीन को अपने देश में बिल्कुल अलग बताते हुए मूर ने कहा है कि बीजिंग यूके और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जासूसी करवा रहा है। चीन की मंशा यहाँ के राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की है। रिचर्ड मूर ने कहा है कि चाइना जैसे देश संप्रभुता और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कर्ज के जाल, डाटा खुलासे का उपयोग कर रहे हैं। मूर ने कहा है कि ताइवान मुद्दे को हल करने के लिए चीन अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है और इस पार्टी की मंशा कि वो ज़रूरतों पड़ने पर फोर्स का इस्तेमाल कर इस मुद्दे को हल करें। इससे दुनिया में स्थिरता और शांति को भारी चुनौती पैदा होगी। मूर ने कहा है कि रूस से भी यूके को खतरा है। उन्होंने कहा है कि मॉस्को स्पॉन्सर्स किलिंग करवा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि साल 2018 में इंग्लैंड में पूर्व जासूस जेरेसी स्क्रिपल को जहर दे दिया गया था और इसके अलावा साइबर हमले भी किए गए ताकि देश के प्रजातांत्रिक ढांचे को आघात पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि हमें और हमारे सहयोगियों को रूस की इन गतिविधियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। एक और अपडेट, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच एक बार फिर भड़क सकती है हिंसा। यूएन ने किया आगाह, बताया कैसे हो सकता है कम। दोस्तों, आपको बता दें इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जारी हिंसा एक बार फिर से उग्र रूप ले सकती है। ये बात संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कही गई है। संयुक्त राष्ट्र के पश्चिमी एशिया मामलों के दूत टोर वेंसेल ने आगाह किया है कि अगर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच विवाद के मुद्दों पर जल्द एवं निर्णायक फैसला नहीं लिया गया तो वहाँ फिर से हिंसा का दौर शुरू होने की आशंका है। दरअसल वेनेसलैंड ने इस हिंसा से बचाव के लिए कुछ ज़रूरी बातें भी बताई हैं। वेनेसलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि जरूरी है कि पक्षकार ज़मीन पर स्थिति को संयमित करें, पूरे फ़लस्तीन में हिंसा कम करें, एक तरफा तरीके से इजरायली बस्तियों को बसाने से बचा जाए और इजराइल फ़लस्तीन के बीच 11 दिनों के संघर्ष के बाद कायम संघर्ष विराम को मजबूत किया जाए। उन्होंने वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी संस्थानों की स्थिरता को खतरा उत्पन्न करने वाले गंभीर वित्तीय और आर्थिक संकट से निपटने पर जोर दिया। हालांकि वेनेसलैंड ने आगाह किया है कि मौजूदा स्थिति से निपटने में संभव है कि तत्काल पूर्ण और आर्थिक पैकेज भी सहायता राशि नहीं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी चीन की नापाक हरकतों पर होगी बाज की नज़र, आसमान में तैनात होंगे सूडो सैटेलाइट। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कि एक बड़ी समुद्री सीमा को छोड़ ज़मीनी सीमा वाले क्षेत्रों में दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चाइना है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के साथ जंग की साजिश कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान और चीन की सरजमी पर होने वाले नापाक हरकत का सीधा संदेश सुरक्षा बलों के कमांड सेंटर को मिलेगा। वहीं चीन की वजह से अमेरिका ने अपने सैन्य रणनीति बदल दी है। पेंटागन ने अब अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। मिडिल ईस्ट, एशिया और पैसिफिक में पेंटागन अपने ट्रॉप्स की पोजीशनिंग बदल रहा है। चीन में बढ़ते खतरे के बीच ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका सैनिकों की तैनाती बढ़ेगी। यूएस की नई सैन्य रणनीति के पीछे एशिया पैसिफिक में चीन से निपटना प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। विस्तारवादी चीन को करारा जवाब देते हुए भारत ने बड़ी तैयारी की है। भारत ने ऐसे अस्त्र की खोज की है जिसके जरिए LAC-2 LOC दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखी जा सकेगी।
एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में इस्लामिक मुल्क बना रहा भारत का साथी पाकिस्तान को लगेगा झटका। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज आने के बाद से ही इस देश में भारत की भूमिका कमज़ोर होने पर बातें कही जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें बीते 10 नवंबर को दिल्ली में हुई समिट के बाद चीज़ें बदलती दिख रही हैं। समिट में भारत ने रशिया, ईरान समेत 8 देशों को आमंत्रित किया और इस बात पर सभी ने सहमति जताई कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के मसले पर भारत का सबसे स्वाभाविक सहयोगी इस्लामिक देश ईरान नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि ईरान के भी पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुक़ नहीं हैं और वो नहीं चाहेगा कि उसकी भूमिका अफगानिस्तान में मजबूत हो। इसके अलावा अफगानिस्तान से पैदा हो रहे इस्लामिक स्टेट के खतरे से निपटना भी जरूरी है और ये आतंकी संगठन भारत के अलावा ईरान की सबसे बड़ी चिंता है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, 10 करोड़ लोगों को मिला ई श्रम कार्ड, गदगद हुए पीएम मोदी ने दिया रिएक्शन। देश के असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल से 10 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वहीं पोर्टल से रजिस्टर्ड कामगारों को ई श्रम कार्ड भी मिला है। इस उपलब्धि पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यही तो संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। देश के करोड़ों श्रमिकों और कामगारों का सामर्थ्य आज नए भारत का आधार स्तंभ बन रहा है। उनकी सामाजिक सुरक्षा में ही देश का मजबूत भविष्य छिपा है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कामगारों का डेटाबेस तैयार है। पोर्टल से जुड़ने वाले कामगारों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की बीमा भी मिलती है। बीमा के लिए प्रीमियम की जरूरत नहीं है। वहीं दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर 2 लाख, आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि मिलती है। एक और अपडेट लेते हैं। अकाली दल के नेता मजिंदर सिंह सिरसा भाजपा में शामिल। पंजाब चुनाव से पहले मिली बड़ी सफलता। दोस्तों, पंजाब चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। अकाली दल के नेता और दिल्ली प्रमुख सिख गुरुद्वारा मजिंदर कमेटी के मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट रहे मजिंदर सिंह सिरसा ने भाजपा का दामन थाम लिया। बुधवार को ही उन्होंने गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से इस्तीफा दिया था और फिर अकाली दल छोड़ने का फैसला लिया था। उनके भाजपा में जाने से भगवा दल को पंजाब चुनाव में खुद को सिखों की हितैषी बताने में मदद मिलेगी। सिरसा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मुखिया रहे हैं और उनकी सिखों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में भाजपा को उन्हें पंजाब के एक चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने में मदद मिलेगी। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को साधने के बाद राज्य में भाजपा के लिए ये बड़ी कामयाबी है। सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का पद छोड़ते हुए सिरसा ने लिखा है कि कुछ निजीकरण कारणों के चलते मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूँ। दिल्ली में मजिंदर सिंह सिरसा की अच्छी पैठ मानी जाती है। राजधानी में अकाली दल को भी जनाधार रहा और उसकी अहम भूमिका रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली किसानों में मतभेद, टिकैत आंदोलन जारी रखने पर अड़े पर सिंघू बॉर्डर से हटने लगे लंगर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून, बिजली कानून समेत कई मामलों पर जब तक केंद्र सरकार राजी नहीं होती है तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। उनकी इस राय को लेकर किसान संगठनों में ही मतभेद दिख रहे हैं। एक तरफ पंजाब के कई किसान संगठनों ने घर वापसी की बात कही तो बुधवार को होने वाले 40 संगठनों की मीटिंग भी रद्द हो गई है। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी है। उसमें आगे की रणनीति को लेकर कोई फैसला होगा। लेकिन इसी बीच बड़ी संख्या में सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से किसान जाते दिखे रहे हैं। किसानों की संख्या दोनों मोर्चे पे कम रही। यही नहीं, सिंधु बॉर्डर पर बीते 1 साल से चल रहा लंगर अब बंद हो गया। ये लंगर गुरुद्वारा साहिब रिवर साइड कैलिफोर्निया अमेरिका द्वारा आयोजित किया जा रहा था और इस लंगर के आयोजकों ने अपना सामान पैक कर लिया और पंजाब लौट गए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 कृषि कानूनों को किया गया निरस्त। अब कृषि कानून निरसन अधिनियम 2021 कहलाएगा नया एक्ट। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सोमवार को तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया। अब नए अधिनियम को कृषि कानून निरसन अधिनियम 2021 कहा जाएगा। इन तीनों कृषि कानूनों के नाम मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता, कृषि उपज वाणिज्यिक और व्यापार संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020 और पुलवामा मुठभेड़ में मारा गया जैश ए मोहम्मद का कमांडर एक विदेशी आतंकी भी ढेर जिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई है जिनमें 2 कुख्यात आतंकवादी मारे गए हैं।
सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस बारे में आपको बता दें जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने मीडिया को दी है। दरअसल डीजी कश्मीर ने कहा है कि एनकाउंटर जैश ए मोहम्मद के कमांडर यासिर और विदेशी आतंकवादी फुरकान मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और ये दोनों कई घृणित कार्यों में शामिल थे। दोस्तों सेना ने इनके इलाके में आम लोगों की आवाजाही को रोक दिया है। ये एनकाउंटर पुलवामा जिले के कस्बा यार इलाके में हुआ है। सुरक्षा कर्मियों को इस बात की जानकारी मिली थी कि इलाके में आतंकी छिपे हैं। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया और एनकाउंटर शुरू कर दिया था। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एक और अपडेट तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे बीएसएफ ने बताया क्यों बढ़ाए हैं दायरा। डीजी बोले समानांतर पुलिस नहीं है बीएसएफ, राज्यों को एतराज है तो करें जांच और दाखिल करें आरोप पत्र। दोस्तों विपक्षी राजनीतिक पार्टियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने को लेकर लगातार सरकार और बीएसएफ पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य से अपने अधिकार क्षेत्र में दखल मान रहा है। हालांकि राज्यों द्वारा की जा रही आपत्ति पे बीएसएफ के महानिदेशक डीजी पंकज सिंह ने बताया है कि असम और पश्चिम बंगाल जैसे बॉर्डर से सटे राज्यों में जनसंख्या की संतुलन जो है बिगड़ गया है और शायद यही कारण है कि केंद्र ने हाल में बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर भारत का डंका, जी हाँ सूडो सैटेलाइट। दरअसल चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर बाज की नज़र, आसमान में तैनात होंगे सूडो सैटेलाइट। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो एक बड़ी समुद्री सीमा को छोड़कर जमीनी सीमा वाले क्षेत्रों में दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चाइना। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के साथ जंग की साजिश कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान और चाइना की सरजमी पर होने वाले हर नापाक हरकत का सीधा संदेश सुरक्षा बलों के कमांड सेंटर को मिलेगा। वहीं चीन की वजह से अमेरिका ने अपनी सैन्य रणनीति बदल दी है। पेंटागन ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। मिडिल ईस्ट, एशिया और पैसिफिक में पेंटागन अपने ग्रुप्स के पोजीशन बदल रहा है। चीन से बढ़ते खतरे को बीच ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी नौसेना की तैनाती बढ़ेगी। यूएस की नई सैन्य रणनीति के पीछे एशिया पैसिफिक में चीन से निपटना प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। विस्तारवाद चीन का करारा जवाब देने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी की है। भारत ने ऐसे अस्त्र की खोज की है जिसके जरिए LAC-2 दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, यानी चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। और ये ड्रोन है, एक तरीके से बात करें तो सूडो सैटेलाइट। जी हाँ, सूडो सैटेलाइट समझिए आपको इसकी खासियत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की उम्मीद है कि भारत, फ्रांस और अमेरिका से पहले इसे पूरी तरीके तैयार कर लेगा। फिलहाल HAL जल्द से जल्द इसका प्रोटोटाइप रिलीज कर देगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के विशेषज्ञों से जानकारी ले, ताइवान बना रहा पनडुब्बी। दोस्तों 2 दशकों से अधिक समय तक ताइवान ने अपने अस्तित्व के खतरे से बचने के लिए आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों का एक बेड़ा खरीदने की कोशिश की है। ताइवान चीन के संभावित आक्रमण से बचने के लिए ये पनडुब्बी खरीदना चाहता था, लेकिन किसी भी देश ने चीन के नाराज होने के डर से ताइवान को पनडुब्बी नहीं दिया है। ताइवान के प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास परमाणु ऊर्जा से पहले से चलने वाला बेड़ा है और उससे दशकों से डीजल से चलने वाले पनडुब्बी का निर्माण नहीं किया था। दरअसल अन्य राष्ट्रों ने बीजिंग को नाराज करने के डर से ताइवान को मना कर दिया था। अब जैसा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने ताइवान को सैन्य धमकी दी है, विदेशी पनडुब्बी प्रौद्योगिकी विक्रेताओं की एक श्रृंखला उनकी सरकारों की मंजूरी के साथ ताइवान में उप निर्माण के लिए एक गुप्त कार्यक्रम की सहायता कर रही हैं। एक और अपडेट तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, करतारपुर साहिब में मॉडल की फोटोशूट, पाकिस्तान के हाई कमीशन को भारत ने किया तलब, घटना को बताया निंदनीय। दोस्तों करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में पाकिस्तानी मॉडल के फोटोशूट की घटना की भारत ने निंदा की है। भारत ने पाकिस्तान के हाई कमीशन के प्रभारी को तलब करके अपनी नाराजगी जताई है। भारत ने इस घटना को पवित्र धार्मिक स्थल की बेअदबी करार दिया है। भारत ने इसे निंदनीय घटना करार देते हुए कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी अधिकारी मामले की गंभीरता से
जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंगलवार को एक ट्विटर पोस्ट में विदेश मंत्रालय MEE के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को अवगत कराया है कि निंदनीय घटना ने भारत में और दुनिया भर में सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत आहत किया है। अरिंदम बगाची ने बताया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक पूजा स्थलों के अपमान और अनादर की ऐसी लगातार घटनाएं आई हैं। इन समुदायों की आस्था के प्रति सम्मान की कमी को उजागर कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, भूखों की रोटी पर भी नापाक नज़र। अफगान का गेहूं चोरी करना चाह रहा है पाकिस्तान। भारत के बजाय अपने ट्रकों से माल की ढुलाई रखी। साथ ही हमने आपको कल ही बताया था, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो चोरी की है। पाकिस्तान चोरी करना चाहता है। यूएन और दुनिया के कई संगठन कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में भूखमरी बिल्कुल सिर पे खड़ी है और अगर दुनिया ने उनकी जल्द मदद नहीं की तो यहाँ सर्दियाँ वहाँ के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इंसानियत के तगाजे को देखते हुए भारत ने 50,000 टन गेहूँ, करोड़ों रुपए की दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया। ये सामान बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान भेजा जाना है। पाकिस्तान ने 20 दिन के बाद अपने रास्ते के इस्तेमाल को मंजूरी तो दी, लेकिन कुछ शर्तें रख दी हैं। इसमें साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की नीयत आखिर क्या है। इससे साजिश की बुआती है। आपको बता दें कि अमेरिका और यूएन की अपील पर 7 अक्टूबर को भारत ने 50,000 टन गेहूँ, दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट भेजने का ऐलान किया। पाकिस्तान से बॉर्डर खोलने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान जो है वो समझिए, पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। और पाकिस्तान ने कहा कि हम भारतीय ट्रकों को नहीं जाने देंगे, बल्कि भारतीय ट्रक जो है जितने भी सामान हैं हम अपने ट्रकों से भिजवाएंगे।